हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक बात हो रही है। एक्चुअली बात यह है कि मैं भी एक मिडिल क्लास ही पर्सन हूँ और सोसाइटीज़ में ही रहता हूँ, और मैं जिससे भी पूछता हूँ सब जगह हाय मची हुई है। क्या है यार, इतनी सैलरी आती है पता नहीं कहाँ जाती है, सब खर्च होता है, कुछ नहीं बच रहा, यही रोना सबके पास है। तो मैं भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। और माइंड यू, जिनकी सैलरी की बात बता रहा हूँ, उनकी सैलरी कम नहीं है, लाखों में है। ठीक है, मतलब मैं जिससे बात करता हूँ 1 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसी सैलरी है। और भगवती की कृपा से मेरी सैलरी भी ठीक ही ठाक है। तो लेकिन पार्शली मैं भी परेशान हूँ और बाकी तो बिल्कुल ही परेशान है। तो मैं तो सोचने का क्या, इससे क्या कारण है, वाई एवरीवन इज सफरिंग, वो ऐसा प्रॉब्लम कहाँ है। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार ये जो बाल्टी है ना, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि पानी नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि छेद बहुत सारे हैं और पानी निकल जाता है। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। उसने समझाया, इसने कहा देखो बात यह है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, कुछ मिस्टेक्स कर रही हैं जिससे हमारे लीकेज बहुत हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों बात करेंगे, किसी 5 गलतियां जो मिडिल क्लास, उसमें से कुछ ऑब्वियसली मैं भी शामिल हूँ, हम वो कर रहे हैं। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देना, और उसकी वजह से हमारा बहुत साइजेबल चंक ऑफ हमारी इनकम जो कि अदरवाइज अच्छी है वो चली जाती है, और अंत में फिर वही हम हैंड टू माउथ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। नंबर 1 है होम लोन। अब देखिए, इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि होम लोन घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सबके अपने अपने फंडे हैं। बेसिकली जिसके जहां इंटरेस्ट है, जिनके प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट हैं, गुड़गांव वाले स्वघोषित स्वयंभू सबसे इंडिया के नंबर 1 रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, वो कहते हैं सबको 20 साल में ले लो, शादी करते ही ले लो। ये बेकार की फजूल बात है, अभी नहीं लेना चाहिए। दूसरे लोग हैं जो SIP चैंपियन है, सालों से रटते रहे कि नहीं किराए में रहो और पैसा इन्वेस्ट करो, उनकी अलग थ्योरी है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल बकवास है। एक्चुअली घर जरूर लेना चाहिए क्योंकि उसके कुछ हिडन फायदे हैं। एक तो इमोशनल जो सिक्योरिटी है वो तो है ही, वो तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फायदे, जैसे सोसाइटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में आप कितने भी अच्छे हो, कितने पैसे कमाते हो, टीनेंट को उसमें जगह नहीं मिलती। आपके पास 1 BHK घर भी है तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले या ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है जो टीनेंट को अदरवाइज लेट से पता चलती है। बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन की है, बात वो सटल ट्रीटमेंट की है जो एक ऑनर वर्सेज एक टीनेंट को मिलता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, जो कोई आपको बता नहीं रहा। तो लेना जरूर चाहिए, शुरू में लेना चाहिए। 30s मिले तो अच्छा है, या अर्ली 40s मिले तो अच्छा है। ये सही टाइम है जब आपको पता होता है कि आप स्टेबल हो गए हैं, कहाँ बसना है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपके पास पूरा एक प्लान होता है। शुरू में तो आप एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या ही कर लेंगे, आपकी जॉब ट्रांसफरेबल, आप मूव कर रहे हैं एक सिटी दूसरे सिटी, तो उसमें नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक गोल्डन रूल है जो लोग फॉलो नहीं करते। वो रूल क्या है, वो रूल है 5, 20, 30 एंड 40। क्या रूल है, पहली बात कि आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसका 5 टाइम्स से ज़्यादा का घर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आप एकदम क्लियर कर। अभी ये बात कड़वी है, थोड़ी सी लोगों को बेसिर पैर की भी लग सकती है, लेकिन जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है तो आपकी टोटल जो आप घर अफोर्ड कर सकते हैं वो 50 लाख का है। अब उसमें आप 1 BHK कर लें, 2 BHK कर लें, डिपेंडिंग ऑन लोकेलिटी, डेस्टिनेशन, सिटी कैसा क्या है, जेंट्री क्या है, सब चीज़ों पे। लेकिन आपका जो वैल्यू ऑफ हाउस है वो 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। इसके ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो बेसिकली आप अपने पाँव चादर से बाहर निकाल रहे हैं। ये लोग गड़बड़ कर जाते हैं। जिसकी क्षमता 2.5 BHK की है वो 3 भी चला जाता है, 3 वाला 3.5 में चला जाता है, वहीं फंस जाता है मामला। दूसरा, अब 5 के बाद है 20। अब ये 20 का चीज़, आपका लोन 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अर्ली 40s में भी लेते हैं तो बाय एंड लार्ज आप रिटायरमेंट होने के पहले आप लोन खत्म कर दें। 2-4 साल इधर हो सकता है, बट जनरली आप रिटायरमेंट के टाइम उसमें आप न ले जाएं अपने लोन को। ये मैं सैलरी के लिए बात कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तीसरा, 30 इज ए वेरी क्रिटिकल थिंग, क्योंकि आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट 30% ऑफ द वैल्यू। अगर नहीं है तो आप वेट करिए, कॉर्पस बनाइए तब खरीदिए। और 40 मतलब आपकी जो टोटल EMI है, इंक्लूडिंग दिस होम लोन और कोई और EMI जो चल रही है, सब मिला जुला के आपके टोटल इनकम का 40% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप स्ट्रेस में आएंगे। ये 4 चीज़ें गोल्डन रूल है, जो लोग फॉलो करते हैं आप बिल्कुल उनकी लाइफ स्मूथ रहती है, जो नहीं फॉलो करते हैं उसमें प्रॉब्लम है। ये पहली चीज़। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लोगों का जा रहा है, क्योंकि सारा मिडिल क्लास जो है ऑलमोस्ट सभी होम लोन पे कर लिया हुआ है। दूसरा है कार लोन, ये भी एक अलग जहर है भाई। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और ये इंडियंस में एक प्रॉब्लम देखी गई है, शामिल मुझे, कि हम कार को एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, एक स्टेटस सिंबल की तरह से यूज करते हैं। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम स्टेटस सिंबल है तो भाई स्टेटस तो अच्छा ही होना चाहिए। तो हमारी नीड है हमें एक हैचबैक कार की भी। मैं फ्रेशर हूँ, मेरी सैलरी मान लीजिए 8 या 7 या 8 लाख रुपए है,
जो कि अदरवाइज अच्छी सैलरी है, मैं 4-5 लाख 6 लाख रुपए की कार ले लूँ, एक मेरा काम हो जाएगा, उससे ऑफिस जाना आना घूमना फिरना सब उससे हो जाएगा। नहीं, अब मुझे दिखाना है मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी लूँगा। अब उसमें क्या होता है कि मैं खींच के 12 लाख तक ले गया, प्रॉब्लम क्या हुई, वही हाई EMI, सब कुछ नाटक, ठीक है, डाउन पेमेंट कम हो गया, हाई EMI हो गई, बहुत कुछ नाटक होता है उसमें, ठीक है, फिर मैं परेशान होऊंगा। तो इसके भी रूल है कि पहली बात तो आप जब भी कार लोन लें 4 साल ज़्यादा कम मत लें, ये गोल्डन रूल है। जब मैंने लिया था तो 3 साल का लिया था। दूसरा कि जो भी आप कार का EMI इंडिविजुअली भी आपकी 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब मैंने लिया था तो आई थिंक 12-13% थी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। और हाँ, टोटल EMI इंक्लूडिंग कार लोन, होम लोन और कोई और EMI भी है वो भी सब मिला के तो 40% का रूल तो इंटैक्ट है ही, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तीसरा, गोल्ड। देखिए, गोल्ड हमारे यहाँ एक कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का भी कारक है। लोग सिर्फ गोल्ड को एक कमोडिटी की तरह यूज करते हैं, इसको तो आचार व्यवहार, शादी ब्याह, रस्म रिवाज सब में ये बिल्कुल इंटीग्रेट कर गया है। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते, और ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है कि गोल्ड खरीदो मत, जैसा आजकल लोग टीवी बताते हैं, ये इम्प्रैक्टिकल बकवास बात है, खरीदिए। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड में आता है, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में आता है गोल्ड के साथ एक मेकिंग चार्ज। अब प्रॉब्लम क्या है मेकिंग चार्ज की, कि वो गोल्ड के प्राइस से ही टैग होता है, यानी जितने का गोल्ड लेंगे उसका 5 या 10%, एक्चुअली 10 to 15 होता है बाय एंड लार्ज, मान लीजिए 10% ही मान के चलते हैं। अब आप समझिए इस बात को कि आज सोना 1 लाख का है, आपने 1 लाख रुपए का मान लीजिए एक तोला एग्जाम्पल पे सोना आपने खरीदा, एक 10 ग्राम सोना लिया 1 लाख रुपए का, उसका मेकिंग चार्ज 10,000 रुपये दिया। अब अगर वो सोने का प्राइस बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गए तो आप 15,000 रुपये देंगे। यार, सोने का प्राइस ऊपर नीचे होता है क्योंकि वो एक कमोडिटी है, ट्रेड होता है, इंटरनेशनल स्टॉक में सब कुछ होता है, समझ में बात कुछ आती है। उस पर जो कारीगरी करी गई है, जो ज्वेलरी बनाने की मेकिंग कॉस्ट है, वो क्यों बढ़ गई, वो बिल्कुल सर पैर बेसिर पैर की बात है। कोई लॉजिक मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वो जो मेकिंग कॉस्ट है वो क्यों बढ़ रही है। इसलिए अगर आप ज्वेलरी ना बनवाएं, अगर आपको गोल्ड बिल्कुल लीजिए, ज्वेलरी ना बनवाएं, क्योंकि उसका मेकिंग चार्ज अननेसेसरी दे रहे हैं। प्लस जब आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो कितनी वैल्यू मिलती है सबको पता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। तो ये तीसरी चीज़ है, आपको गोल्ड जरूर लेना चाहिए, ज्वेलरी के फॉर्म में भी उतना जरूर लेना चाहिए जितना आपको ज़रूरत हो। यानी कि अगर शादी है तो आपको सर्टेन चीज़ें लेनी ही है, तो वो आप ले लीजिए। किसी को देना है, गिफ्ट वगैरह करना है तो ठीक है, बट अदरवाइज आप ज्वेलरी के फॉर्म में न रखें। अगर आपको रखना ही है एक्चुअली फिजिकल गोल्ड, तो ब्रिक या कॉइन इज द बेस्ट ऑप्शन। वैसे तो आप पेपर गोल्ड रखें, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं या गोल्ड ETF में खरीद लीजिए, वो सब बेटर है। बट अगर आपको फिजिकली भी रखना है तो बार्स या कॉइन्स उसमें रखिए, उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत ऑलमोस्ट नील होता है या 0 ही होता है एक तरह से, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब चौथी चीज़ तो ऐसी है कि भाई 3 चीज़ें तो बहुत कुछ लोग कहेंगे मेरा होम लोन नहीं है, कार लोन नहीं है, ये नहीं होने, लेकिन चौथी चीज़ से तो सारे ही मारे हुए हैं, और वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ है कि एक शेर की सवारी है, जब तक आप इसके ऊपर हैं बहुत तेज भगाता है, क्योंकि आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं, मतलब आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। और कुछ नहीं तो 45 दिन का आपको 0 इंटरेस्ट पे फ्री फंड का लोन मिल रहा है। आप 45 दिन बाद जब उसकी साइकिल आती है तब आप पे कीजिए विद 0 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेइंग, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप चूके तो यही फिर आप शेर के नीचे हो, अब शेर आपके ऊपर है, फिर तो शेर आपको खा जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं डिटेल में जाऊंगा, मेरा क्रेडिट कार्ड पे एक सेपरेट का मैंने वीडियो बना रखा है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैं लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा देख लीजिएगा। बट मेजॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने गलती क्या की, या तो डिलेड पेमेंट की, या वो जो मिनिमम ड्यू वाला जो फैक्टर है ना कि 1 लाख रुपए का बिल है तो आप उसमें से 5 या 5% दे दो और बाकी आप चलाते रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो आप बाकी चलाते रहेंगे वो 95,000 या जितना भी आपका जो आपने ड्यू डेट के अंदर नहीं पे किया, उस पर इंटरेस्ट लगता है 36 to 48%। और 36 तो वेरी कंजर्वेटिव है, मैं बता रहा हूँ। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे वही 36, वरना तो अराउंड 40 प्लस ही होता है। 40% एक साल में, आई मीन इनसेन। कोई भी लोन इतना नहीं, साहूकार तक इतना नहीं चार्ज करते भाई। जो पहले ज़माने में जो लोग पैसे दिया करते थे उधार, वो भी इतना नहीं चार्ज करते थे जितना क्रेडिट कार्ड कंपनियां चार्ज करती हैं। तो इससे आप बहुत सतर्क रहें। क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ है, बट प्रोवाइडेड कि आप उसको पेमेंट पूरा करें और ड्यू डेट के पहले करें, तब तो आप उसको बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे, सारे फैसिलिटीज सब मज़ा ही मज़ा है। चलिए, अब तक अगर आप वीडियो बने हैं तो आपको एक बोनस चीज़ बता देते हैं जिस पे दिलों का ध्यान नहीं जाता है, और वो है UPI। जी हाँ, UPI भी एक्स्ट्रा स्पेंड करने का एक बहुत ही शातिर तरीका है। UPI इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन अंततः ये आपको कंट्रीब्यूट करता है कि आप ज़्यादा पेमेंट करें। क्योंकि जब आप
एक्चुअली फिजिकल कैश करेंसी नोट्स देते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे जेब में भाई 500 के 4 नोट थे, अब 2 ही रह गए, 1000 रुपये खर्च हो गए। लेकिन ये जो 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 20 रुपये ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये करते करते आप 5000 भी खर्चा कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अब तो मजे की बात ये है कि क्रेडिट कार्ड जुड़ गया है यूपीआई में, तो अब तो कल्याण ही है, क्योंकि अब तो आपको खर्च करने वाले को लगता है कि उसकी एक्सटेंडेड वैल्यू हो गई, एक्सटेंडेड उसके पास इनकम है, नहीं, वो क्रेडिट कार्ड ही है आप जो यूपीआई के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये एक्चुअली लोगों को उस समय पता नहीं चलता है, जब बिल आता है तो पता चलता है कि भाई ये तो इतना बिल आ गया, इतना खर्चा कर दिए। तो यूपीआई का प्रयोग आप करिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट माध्यम है, लेकिन उस पर थोड़ा सतर्क रहिए, कॉशियस रहिए। इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें यूपीआई के बारे में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, वो मैं जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यही मोटी मोटी 5-6 चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आता है तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है, इन बातों से सहमत है कि नहीं। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट हमें जरूर करें, ताकि